नमस्ते सभी को। आज हम साइंस के अंदर एक बूस्टर सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। ये बूस्टर सीरीज आपको एग्जाम से पहले पूरे सिलेबस को कंप्लीट करवाकर आपके साइंस के टेंशन को दूर कर देगी। आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है। इस लेक्चर के अंदर आपको ये समझना है कि क्या क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, यानी स्मार्ट स्टडी करनी है। ऐसा नहीं कि सब कुछ पढ़ना है, किसको किस टाइप से पढ़ना है ये आपको इसमें समझाया जाएगा। कंसेप्ट आपके क्लियर किए जाएंगे और बहुत ही शॉर्ट में होगा, यानी आपको कोई आपका समय ज़्यादा बर्बाद नहीं किया जाएगा और जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वही की जाएगी। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं। आज अपना फर्स्ट लेक्चर है, फर्स्ट चैप्टर है। ऐसे करते हुए हम कंटिन्यूस पर डे का एक वीडियो या एक से ज़्यादा वीडियो डालकर आपके सिलेबस को टाइम से कवर कर लेंगे। तो सबसे पहला चैप्टर आ रहा है आरबीएससी का 10th साइंस का केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन यानी केमिस्ट्री का चैप्टर है, आपको बहुत ही इसको अच्छे से समझना है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि हम ये जो आपका टॉपिक है केमिकल रिएक्शन, तो केमिकल आपने नाम सुना है, अपनी रूटीन लाइफ में नाम आ रहा है, ये केमिकल है, केमिकल चीज़ों से दूर रहना चाहिए, ये रिएक्शन हो जाता है, ये रिएक्शन वर्ड भी अपने समझ में आता है। इक्वेशन वगैरह ये सब क्या होते हैं, अपन रूटीन लाइफ में इसको सुनते हैं। एसिड, जैसे एसिड के नाम से अपन डरते हैं, जबकि आपको पता है खाने पीने की चीज़ों में भी एसिड होता है, अपने पेट में भी एसिड होता है। तो केमिस्ट्री को अपने को समझना पड़ेगा। तो अपन इसको शुरू करते हैं। इससे पहले अपन देख लेते हैं कि जो अपना चैप्टर जो है, टोटल आपके 16 चैप्टर हैं। फर्स्ट चैप्टर जो है आपका केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, इसका पैटर्न क्या है। आरबीएससी का पैटर्न ये है कि इस चैप्टर में से आपको पता है 4 टाइप की कैटेगरी के क्वेश्चन आते हैं, जिसमें ये अंडरस्टैंडिंग टाइप का क्वेश्चन है। अंडरस्टैंडिंग यानी जिसे हिंदी में बोध कहते हैं, यानी कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। नॉलेज यानी आपको डेफिनेशन वगैरह क्लियर होनी चाहिए। उसके अकॉर्डिंग एग्जामिनर क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा कर आपको देगा, इनडायरेक्टली देगा, उसको आपको समझ के उसके आंसर देने। और इस मेरे अंडरस्टैंडिंग में ही है आपके तीनों क्वेश्चन, तो इस चैप्टर को अच्छे से समझना है। 3 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन वेरी शॉर्ट टाइप के हैं जो आपके इस चैप्टर में क्लियर हो जाएंगे, और एक लॉन्ग आंसर का जो क्वेश्चन है, इसको भी आप अभी समझ जाओगे। आपको टोटल 3 क्वेश्चन अटेंड करने हैं और 4 नंबर का आपका ये चैप्टर है, तो 4 में से आपको पूरे 4 नंबर लेकर आना है। तो इसके अकॉर्डिंग ही अपने को बात करनी है इस चैप्टर में। इस चैप्टर के अंदर चैप्टर का जो नाम है केमिकल रिएक्शन, तो सबसे पहला पॉइंट यही आता है कि रासायनिक अभिक्रिया यानी केमिकल रिएक्शन कहते किसे हैं। तो आपको पता है, आपने बेसिकली इतना, और बेसिक बातें देखो आपके स्कूलों में हो चुकी है, इसलिए ज़्यादा उस पर अपन नहीं चलेंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा टॉपिक पे बात करते हुए अपन आगे बढ़ेंगे। अब रासायनिक अभिक्रिया जो होती है, रासायनिक अभिक्रिया का मतलब होता है अभिक्रिया, क्रिया मतलब आप जानते हो कि उसी को अपन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। ये शुरुआत कहाँ से होती है इसकी, जब कोई पदार्थ, अणु, परमाणु, आयन, तत्व, कोई एलिमेंट किस चेंज होने लगे, कोई न्यू चीज़ को बनाने लगे, न्यू प्रोडक्ट को बनाने लगे, यहाँ यानी वहाँ कोई ऐसा परिवर्तन हो जाए जिसमें कोई नया पदार्थ बन रहा है। और आपको पता है कि आगे जाके अपन इस परिवर्तन पे बात करने वाले हैं। जब नया पदार्थ बनता है, नई चीज़ बनती है, तो उस परिवर्तन को हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। और रासायनिक परिवर्तन का कारण होता है रासायनिक अभिक्रिया, यानी कुछ ऐसे पदार्थ जो आपस में क्रिया करके या किसी अन्य तत्व से क्रिया करके कोई नई चीज़ बना दें, और वो नई चीज़ अपने लिए क्या हो जाती है, उत्पाद हो जाती है। तो आप बेसिकली इतना सा जान लो कि किसी अभिक्रिया को शुरू करने वाले जो पदार्थ होते हैं वो अभिकारक होते हैं, और अभिक्रिया होने के बाद जो आपको प्राप्त होता है वो होता है उत्पाद। एरो जो है वो क्रिया को बताती है। अब रासायनिक अभिक्रियाएं जो हैं, इसको समझना थोड़ा मुश्किल भी रहता है। इसके बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं। रासायनिक अभिक्रिया को अपने को समझना जाता है, लेकिन उससे समराइज छोटा करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए सरल सिंपल भाषा में समझने में आसानी हो, इसके लिए वैज्ञानिकों ने सभी रासायनिक तत्वों के प्रतीक दे रखे हैं। और रासायनिक जो अभिक्रिया हैं, रासायनिक अभिक्रिया को भी वैज्ञानिकों ने रासायनिक समीकरण का रूप दे दिया है। तो आपको इस चैप्टर के अंदर समीकरण को भी समझना है कि रासायनिक समीकरण क्या होते हैं। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया को सरल रूप में लाने के लिए हम रासायनिक समीकरण का उपयोग करते हैं। जैसे मैग्नीशियम, यहाँ एक एग्जांपल है कि मैग्नीशियम एक अभिकारक है, इसको आप बर्न कर रहे हो यानी जला रहे हो, तो जलाने में सहायक गैस जो होगी यानी ऑक्सीजन, वो प्रेजेंट होगी तभी आग लगेगी। तो ऑक्सीजन मैग्नीशियम से रिएक्ट करेगा, क्रिया करने के बाद क्या होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी एक नया प्रोडक्ट, एक नया पदार्थ बन जाएगा। अब आप नया पदार्थ बन तो गया, अब बोलने में अपन ने ये बोल दिया, प्रैक्टिकल भी अपन ने मान लो ये कर लिया, लेकिन इसके बाद इसको लिखना, समझना या दूसरों को समझाना कैसे आसान होगा। इसके लिए आपको समीकरण का इस्तेमाल किया जाता है। समीकरण अपने को बहुत सारी जानकारी दे देता है। समीकरण को लिखा कैसे जाता है, बैलेंस कैसे किया जाता है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर 3 कैटेगरी है, वो भी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, जिसमें से समीकरण को बैलेंस करना आपकी एक पहली कैटेगरी है। तो समीकरण जैसे देखो, इसमें
कि इस यहाँ जो रासायनिक क्रिया हुई है जिसमें अभिकारक कौन हो गए, तीर से जो पहले आता है जिससे अभिक्रिया शुरू हुई है, जैसे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। क्योंकि आपने अगर मैग्नीशियम को जलाया है तो ऑक्सीजन ने उससे क्रिया की है, तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन यहाँ क्या हो जाएंगे, अभिकारक। और जो आपको MgO यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त हो रहा है ये हो जाएगा आपका उत्पाद। तो आगे बढ़ते हैं कि आगे क्या टॉपिक है अपना, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो आपको पता होना चाहिए कि रासायनिक अभिक्रियाएं, क्योंकि इस चैप्टर में बहुत सारी अभिक्रियाएं आ रही है तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। जैसे इसमें टाइप्स में पहली अभिक्रिया आपके जो बुक में दे रखी है वो है संयोजन अभिक्रिया यानी एडिशन रिएक्शन। दूसरी है वियोजन अभिक्रिया। तीसरी है विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, उष्मीय रासायनिक अभिक्रिया यानी ये रेडॉक्स अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया। कहने का मतलब ये है कि इस चैप्टर में बहुत सारी कैटेगरी है। आपको इन सभी कैटेगरी को डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट या एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, जितनी टाइप की ये जो कैटेगरी है इन सबको 1 बाय 1 समझना है। अगर आप 50 बार पढ़ोगे उससे बढ़िया कि आप 2 बार पढ़ो, लेकिन समझ के पढ़ो उसको। तो देखते हैं आगे। सबसे पहली जो रिएक्शन आ रही है आपकी वो है संयोजन अभिक्रिया की। संयोजन का मतलब क्या होता है, वर्ड से आपको पता चल जाना चाहिए। संयोजन का मतलब जुड़ना, और आपको पता है जब चीजें जुड़ेगी कब, जब एक से ज्यादा होगी, क्योंकि एक चीज तो कभी जुड़ नहीं सकती। तो यहाँ ध्यान रखना, कम से कम मान लो कि, और जुड़ने के लिए कम से कम कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए। इसका मतलब ये हो गया कि जैसे 2 चीजें हैं, एक ए है और एक बी है, अगर ये आपस में क्रिया करते हैं और कुछ भी बनाते हैं यानी सी बना देते हैं, एक ही चीज बना देते हैं यानी अभिकारक हो जाए 2 ए और बी, और उत्पाद सिर्फ एक बन रहा हो, तो ऐसी अभिक्रिया क्या हो जाती है, संयोजन अभिक्रिया। जैसे अपन यहाँ एग्जांपल से समझते हैं, ये सारे जो डायग्राम है आपके बुक के ही हैं, और आजकल का एक नया पैटर्न चल रहा है वो ये कि ये जो एग्जामिनर्स हैं ये चाहते हैं कि NCERT को ही बच्चा बहुत अच्छे से पढ़े। तो NCERT के अंदर वो चीज़ें जो इतने टाइम से अनदेखी हैं उन चीज़ों को ये उस पैटर्न में अलग न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको एग्जामों में देखने को मिल रही है। आजकल केमिस्ट्री के डायग्राम बहुत ज़्यादा आते हैं जिसको आप समझना है आपको। फर्स्ट वाला जो डायग्राम है इसमें बता रखा है मैग्नीशियम रिबन को लिए हुए हैं, और देखो इसको भी मैग्नीशियम रिबन को हाथ से नहीं पकड़ रखा, तो आपको पता है कि ये संयोजन अभिक्रिया है। एक टाइप से उष्मा सेपी अभिक्रिया होती है, एक्सोथर्मिक होती है। उष्मा सेपी होने का मतलब ये है कि जब जब 2 अभिकारक आपस में क्रिया करें, जुड़ें और उत्पाद बनाएं, उस टाइम उत्पाद के साथ साथ यानी ये जो सी प्रोडक्ट बनाए इसके साथ साथ एक एनर्जी निकलती है, और उस एनर्जी की वजह से हाथ जल सकता है, इसलिए हमने इसको हाथ से नहीं पकड़ा है। अब मैग्नीशियम जो है यहाँ किस जल रहा है, और आपको पता है जलाने वाली गैस ऑक्सीजन होती है, तो मैग्नीशियम अगर ऑक्सीजन से क्रिया कर रहा है फिर एक न्यू प्रोडक्ट बन रहा है, यानी कौन बन रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है। तो इसको अगर अपन ऐसे लिखें तो आपको पता चल रहा है यहाँ आपके 2 चीज़ें हो गई। एक तो हो गई आपके मैग्नीशियम हो गई, मैग्नीशियम रिबन, फिर उसकी रिएक्शन आपने करवाई है O2 से, क्योंकि जल इन्वायरमेंट से आपको O2 मिल जाएगी यानी ऑक्सीजन गैस से करवाई है, और आपको एज ए प्रोडक्ट के रूप में MgO मिला है। MgO मतलब होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला है, जो इस प्लेट के अंदर एक चूर्ण के रूप में आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन आप देखो नीचे एक डायग्राम और दे रखा है। ये डायग्राम किस लिए दे रखा है, ये डायग्राम इसलिए दे रखा है कि आपको जब जब संयोजन आप पढ़ते हो तो आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, वो ये कि आप कि यहाँ एक हीट यानी एक उष्मा भी निकलती है। जैसे इसमें लिख रखा है कैल्शियम ऑक्साइड, अगर आप इसमें वाटर ऐड करोगे तो अभिकारक कितने हो गए, 2, एक तो वाटर और एक हो गया आपके कैल्शियम ऑक्साइड। ये दोनों जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो इसको जब आप छूते हो तो देखो यहाँ प्रोडक्ट बनेगा वो तो इसके अंदर ही रह जाएगा, सिंगल प्रोडक्ट बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, लेकिन साथ में ये बिकर गर्म हो जाएगा। तो इससे आपको समझ में आना चाहिए कि प्रोडक्ट के साथ हीट निकल रही है। तो आप यहाँ 2 अभिक्रियाओं को एक साथ समझ लो। पहली अभिक्रिया संयोजन, जब एक से ज़्यादा अभिकारक आपस में क्रिया करें और एकल यानी सिंगल प्रोडक्ट बना ले वो संयोजन अभिक्रिया होती है। और संयोजन हमेशा किसका उदाहरण होती है, तो ध्यान रखो आप कि उष्मा सेपी का। अब उष्मा सेपी क्या होती है, अभी मैंने आपको बता दिया कि जब जब प्रोडक्ट के साथ एनर्जी निकले, हीट निकले, तो उसे हम क्या कहते हैं, उष्मा सेपी अभिक्रिया। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम एक अभिक्रिया लेके देख लेते हैं, C+, अभी सर्दी का टाइम गया है, आपको पता है कि आपने बहुत ही अलाव यानी बहुत सारी जगह लकड़ी रख कर आपने अपने हाथ गर्म किए हैं, तो ये चूल्हे में लकड़ी जलने वाली अभिक्रिया है।
जिसके अंदर सबसे सिंपल अभिक्रिया यही है संयोजन की, कार्बन की ऑक्सीजन से क्रिया, कार्बन डाइऑक्साइड का बनना। अगर अच्छे से हो रहा है तो, अगर गीली लकड़ी लोगे तो कभी कभी कार्बन मोनोऑक्साइड भी बन सकती है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये प्रोडक्ट जहाँ पर भी बन रहा है, आपको पता है अपन लकड़ी को जला रहे हैं ऐसे CO2 लेने के लिए थोड़ी जला रहे हैं। चूल्हे में लकड़ी जलती है तो कार्बन डाइऑक्साइड के लिए नहीं जल रही है, वो जल रही है उसके साथ बनने वाली हीट के लिए, और उसी हीट की वजह से सारी संयोजन अभिक्रियाएं उष्मा सेपी होती है। ये अपने को माइंड में रखना है। अगली अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया, इसको आपको बहुत ही अच्छे से समझना है। जैसे उष्मा संयोजन अभिक्रिया को आपने समझा है कि उसका मतलब होता है योग होना, ऐड होना, इंग्लिश में एडिशन रिएक्शन भी कहते हैं उसे, क्योंकि योग अभिक्रिया भी कह सकते थे आप उसको, संयोजन संयुग्मन अभिक्रिया भी आप उसको बोल सकते थे। हिंदी में बहुत सारे नाम चलते हैं। ऐसे ही वियोजन का और भी नाम है, आप इसे अपघटन अभिक्रिया भी कह सकते हो। अपघटन का मतलब होता है टूटना, अपघटन मतलब टूटना। पर आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि टूटेगा कौन? जो पहले सिंगल होगा वही तो एक से ज़्यादा में टूटेगा। यानी इसका मतलब ये है कि यहाँ जो अभिकारक होगा वो अभिकारक होगा सिंगल सिंगल, यानी जैसे ए है, जैसे अभिकारक में आप ले लीजिए ए, और ए टूट कर क्या बना रहा है बी एंड सी, यानी सिंगल रिएक्टेंट, रिएक्टेंट यानी सिंगल एकल अभिकारक जब अभिक्रिया के दौरान टूटकर एक से ज्यादा उत्पाद बनाए तो उसे हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। लेकिन आप सोचो, आपके सामने एक ईंट का टुकड़ा पड़ा हुआ है, आप उसे देख रहे हैं, आप सोच रहे हो वो टूट जाए, अब ऐसे ही तो टूटने वाला है नहीं, आपको जाकर वहाँ एनर्जी देनी पड़ेगी। इसका मतलब जहाँ जहाँ वियोजन होता है वहाँ आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, यानी या आपको या तो इसको गर्म करना पड़ेगा, या इसे लाइट देना पड़ेगा, या इसे इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ेगी। इसका मतलब आप अलग अलग टाइप की एनर्जी दे सकते हैं। जैसे आपकी बुक के अंदर 3 टाइप के एग्जाम्पल हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है आपके CaCO3, और इसमें आपको बता रखा है इसको गर्म करने का, गर्म करने का ये सिंबल है, आप देख सकते हैं तीर के ऊपर। और जब इसको गर्म किया गया तो फर्स्ट जो प्रोडक्ट है वो बना आपके CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड, और एक गैस सेकंड प्रोडक्ट बना CO2। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 प्रोडक्ट बन गए। अभिकारक कितना था? एक। जब एक अभिकारक टूटकर एक से ज़्यादा उत्पाद बना रहा है तो हम इसे क्या कह देंगे? वियोजन। लेकिन ये वियोजन किसकी वजह से हुआ? तापमान की वजह से। तो ये आपका वियोजन यानी अपघटन जो अभिक्रिया हुई ये तापीय अपघटन हो जाएगी या उष्मीय अपघटन कहलाएगी। तो इसको भी आप ध्यान रखना, क्योंकि आजकल एग्जामिनर वियोजन के अंदर घुसकर 3 टाइप के क्वेश्चन जो बन रहे हैं, जैसे उष्मीय अपघटन, उसी टाइप से आपके सामने 2 डायग्राम और हैं, आप देख सकते हो। यहाँ से एक MCQ क्वेश्चन भी बहुत शानदार बन रहा है। वो क्वेश्चन है आपके ये वाला, देखिए आप। इसके अंदर अपन ने वाटर ले रखा है, 2 इलेक्ट्रोड लगा रखे हैं, उसको बैटरी से कनेक्ट कर रखा है। आप जैसे स्विच को ऑन करोगे तो पानी के अंदर करंट जाएगा, करंट जाते ही पानी के जो मॉलिक्यूल है वो टूट जाएंगे, यानी हाइड्रोजन H2O होता है वाटर, और ये टूटेगा। तो इसके टूटने से आपको पता है कि यहाँ 2 गैसें बनेगी, एक H2 बनेगी और एक O2, एक पॉजिटिव नेचर वाली और एक नेगेटिव वाली। तो क्योंकि इलेक्ट्रोड 2 होते हैं, एक पॉजिटिव होता है एनोड और नेगेटिव होता है कैथोड। तो एग्जाम में देखो आपको एक MCQ एक शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकता है कि जल अपघटन के दौरान, क्योंकि वियोजन तो है ही है, जल से टूट रहा है, या विद्युत अपघटन के दौरान जल का विद्युत अपघटन हो रहा है, तो जल को आप जब करंट दोगे, विद्युत अपघटन करोगे, तो यहाँ कौन सी गैस निकलती है? तो आपके ऑप्शन में 4 आ जाएंगे। एक आ जाएगा हाइड्रोजन गैस, एक आ जाएगा O2 गैस, एक आ जाएगा बोथ, और एक आ जाएगा नाइट्रोजन या कोई अदर गैस आ जाएगी। तो आपको ध्यान रखना है जल्दबाजी में हाइड्रोजन गैस ही नहीं करना है, क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन गैस तो आपके कैथोड से निकल ही रही है, साथ में ऑक्सीजन गैस भी निकलेगी, ये आपको ध्यान में रखना है। ये हो जाएगा जल अपघटन। सेकंड देखो एक डायग्राम और दे रखा है, ये भी फेमस है, जिसमें सिल्वर डिस्क यानी चांदी की एक प्लेट रख रखी है। एक चाइना डिस्क के अंदर एक चांदी का मटेरियल रख रखा है, जिसके ऊपर एक शाइनिंग है, और ये मटेरियल हो गया आपके AgCl यानी सिल्वर क्लोराइड। अब इसके अंदर एक शाइनिंग है, लेकिन जब आप इसको धूप में रखते हो तो धूप में रखने पे या लाइट में रखते हो तो लाइट के गिरने की वजह से ये जो अपघटित हो जाता है, और अपघटित होने का मतलब अपघटन की अभिक्रिया हो जाएगी। कैसे होगी वो अपन चेक कर लेते हैं। आपने लिया है AgCl, और जब इसको आपने लाइट दी तो लाइट देते ही Ag अलग हो गया और Cl2 एक क्लोरीन गैस बनके निकल गई। तो आप यहाँ समझना कि अगर Cl2 निकल जाए, अब इसको बैलेंस करना भी आपको देखना है, बैलेंस करना भी मैं आपको बताऊंगा।
कि क्लोरीन गैस अगर निकलती है पीछे सिर्फ सिल्वर बच जाता है, लेकिन इसका कलर जो है ना वो ग्रे या धूसर कलर का हो जाएगा, जिसकी वजह से हमें पता चलेगा यहाँ पर भी कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है। तो ये ध्यान रखना, आपको 3 टाइप की मैंने आपके अपघटन अभिक्रिया बताई है। फर्स्ट बताइए उसमें अपघटन, जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट ब्रेक हो रहा है, टूट रहा है। सेकंड बताया मैंने जल का विद्युत अपघटन, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी से हो रहा है। और तीसरा बताया मैंने सनलाइट यानी लाइट से हो रहा है। एक चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पर भी कि अपन ने तीनों रिएक्शनों में देखा अपन एनर्जी बाहर से दे रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब जब हम वियोजन अभिक्रिया करवाएंगे, जब हम वियोजन अभिक्रिया करवाएंगे तो वियोजन अभिक्रिया से हमें ये पता चलेगा कि ऊष्मा आपको देनी पड़ेगी, यानी सारी वियोजन अभिक्रियाएं आपकी किस कैटेगरी की हो गई, ऊष्मा शोषी कैटेगरी की हो गई, यानी एंडोथर्मिक रिएक्शन हो गई। कौन सी हो गई? एंडोथर्मिक रिएक्शन, यानी आपको अभिकारक को एनर्जी पहले ही देनी पड़ेगी। ठीक है, आगे देखते हैं विस्थापन अभिक्रिया। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। विस्थापन मतलब होता है किक मारना। किक मारना मतलब कौन मार सकेगा? एक पावरफुल जो पर्सन होगा वही तो एक वीक को किक कर पाएगा। यानी यहाँ आपको ये समझना है कि यहाँ जैसे एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल से भी आपको समझा देते हैं। सबसे पहले अपन ने लोहे की एक कील ली, लोहा मतलब होता है Fe, और एक सॉल्यूशन लिया ब्लू कलर का जो है CuSO4। CuSO4 मतलब होता है कॉपर सल्फेट। अब रिएक्शन में क्या होता है, दो एलिमेंट आ रहे हैं, एक तो Cu आ रहा है और एक Fe आ रहा है, दोनों मेटल हैं। और दोनों में से देखो अभी किसका सॉल्यूशन है आपके पास ब्लू कलर का, वो है CuSO4 का। ये जो ब्लू कलर में दिख रहा है ये CuSO4 का सॉल्यूशन है। जब आपने एक बिना जंग वाली, जिसके ऊपर जंग नहीं है, आपने एक आयरन की कील ली, आयरन की कील को आपने इसके अंदर डुबोया। थोड़ा टाइम रखने के बाद, जब आपको कुछ मिनट रखने के बाद आपने उसको वापस निकाला, तो उसके ऊपर एक ब्राउन कलर की परत आ गई। ब्राउन कलर की परत आ जाने का मतलब ये हुआ कि अंदर कुछ चेंजेस आने लग गया। साथ में एक चीज़ और देख सकते हो कि इसका जो ब्लू कलर है वो भी लाइट होता गया। तो यहाँ ये दो चेंजेस किस वजह से आए? पहला कि इस कील के ऊपर ये जो ऊपर एक परत आई है ब्राउन कलर की, ये क्या है? दूसरा, इसका जो ब्लू कलर है वो कम क्यों हो गया? तो आप इस चीज़ को समझो कि यहाँ क्या हुआ कि एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट यानी Fe जो ज़्यादा क्रियाशील है, ये अपने को थर्ड चैप्टर से पता चलेगा। एक सक्रियता श्रेणी दे रखी है वहाँ पर, जो एलिमेंट सक्रियता श्रेणी में ऊपर आते हैं वो ज़्यादा क्रियाशील होते हैं। और आपको पता है इन्वायरमेंट में सबसे ज़्यादा क्रियाशील लिथियम, सोडियम, पोटेशियम है। सबसे कम क्रियाशील या नहीं क्रिया करने वाले गोल्ड और Ag हैं। तो Fe क्या करेगा यहाँ पर, Cu को किक मारेगा, यानी Cu को यहाँ से हटाकर खुद उसकी पोजीशन ले लेगा। खुद उसकी पोजीशन ले लेगा, यानी अब आगे जाके क्या बन जाएगा, FeSO4 फेरस सल्फेट बन जाएगा। और Cu बाहर हो जाएगा। अब Cu बाहर कहाँ जाएगा बेचारा? तो Cu कील के ऊपर ही आके इकट्ठा हो जाता है। तो ये कील के ऊपर जो आपको मिल रहा है ये कॉपर है, जिसको किक लग गई है। और इसकी जगह कौन जाके बैठ गया है? Fe बैठ गया है। और FeSO4 बनने की वजह से, क्योंकि कॉपर की वजह से ब्लू कलर था, अब कॉपर नहीं है, Fe है, तो उसका कलर क्या हो जाएगा, लाइट ब्लू होने लग जाएगा। तो ये आपको समझ में आया होगा। इसमें आपको एक चीज़ समझनी है कि अगर एग्जाम में कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, इसी रिएक्शन को उल्टा कर दिया जाए और रिएक्शन में ऐसा लिख दिया जाए कि CuSO4 प्लस Cu प्लस FeSO4, और आपको बोला जाए कि उत्पाद क्या बनेगा, तो आप जल्दबाजी में ऐसे नहीं कि वापस इससे इसको किक लगा दो, क्योंकि ये किक नहीं लगा सकता, क्योंकि ये कम क्रियाशील तत्व हैं, यानी ये रिएक्शन होगी ही नहीं। क्यों नहीं होगी? क्योंकि Cu कम क्रियाशील होने की वजह से Fe को रिप्लेस नहीं कर पाएगा। यानी FeSO4 के सॉल्यूशन में आप तांबे की कील को रखते हो तो क्रिया नहीं होगी। आगे देखते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब द्विविस्थापन मतलब ये होता है डबल बार। विस्थापन का मतलब होता है हटाना किसी चीज को। अब यहाँ तो ये दोनों एक दूसरे को हटा देंगे, यानी आपसी कॉम्प्रोमाइज भी कह सकते हो इसे। जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं अपन, A प्लस, जैसे एक AB है और एक है आपके CD, इन्होंने आपस में क्रिया की। तो AB और CD में से क्या हुआ, कुछ आयंस आगे पीछे हो गए। A तो चला गया C की जगह पर और C चला गया A की जगह पर। तो आप देखो क्या बन जाएगा, Cb प्लस AD। क्या हुआ यहाँ पर, A ने C को रिप्लेस किया, C ने A को रिप्लेस किया, यानी यहाँ पर डबल बार डिस्प्लेसमेंट हो गया। इसलिए इसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी द्विविस्थापन अभिक्रिया भी द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। विस्थापन A ने C का किया, C ने A का किया। अब इसको उदाहरण लेकर समझते हैं अपन। तो देखो आपके सामने दो टेस्ट ट्यूब ले रखी है,
फर्स्ट टेस्ट ट्यूब के अंदर यहाँ एक चीज़ और इम्पोर्टेंट समझानी है आपको। फर्स्ट टेस्ट ट्यूब के अंदर जैसे अपन ने लिया है सोडियम सल्फेट, और एक टेस्ट ट्यूब में अपन ने लिया है बेरियम क्लोराइड। इसका फॉर्मूला क्या होता है सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड का? Na2SO4 सोडियम सल्फेट, और बेरियम क्लोराइड का होता है BaCl2। बेरियम है, बेरिलियम नहीं है, ये ध्यान रखना। और रिएक्शन जब हुई तो रिएक्शन से हमें क्या मिला? Na ने Ba को हटाया, यानी Na तो चला गया Ba के जगह पे, और Ba की जगह जाएगा तो आपको पता ही है नमक बन जाएगा, NaCl बन जाएगा। और Na की जगह कौन आया? Ba आ गया, तो ये बन गया BaSO4। लेकिन यहाँ एक स्पेशल बात ये है कि ये जो BaSO4 बना है ये PPT के रूप में होगा। PPT का मतलब होता है कि ये नीचे एक सॉलिड स्टेज में आके इकट्ठा हो जाएगा। और NaCl तो आपको पता है नमक है, ये देखो पानी में घुल जाता है, तो घुला हुआ जो दिख रहा है ये आपके NaCl हो जाएगा, और नीचे जो जम गया है क्रिस्टल में सॉलिड रूप में वो हो जाएगा अपने BaSO4, जो इसे हम PPT होना यानी अवक्षेपण की अभिक्रिया भी कहते हैं। तो एक इंपॉर्टेंट बात ये आ गई कि द्विविस्थापन अभिक्रिया जो होती है वो एक द्विविस्थापन अभिक्रिया की ये जो रिएक्शन है ये एक अवक्षेपण की उदाहरण भी है। अवक्षेपण, तो एग्जाम में अगर ये आ जाता है अवक्षेपण किसे कहते हैं, तो आपको ध्यान रखना है अवक्षेपण का मतलब ये होता है कि उत्पाद, ऐसा उत्पाद जो सॉलिड बनकर किसी सॉल्यूशन के अंदर पात्र के पेंडे में जाकर इकट्ठा हो जाए या नीचे जाकर इकट्ठा हो जाए, उसे हम अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। आगे देखते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। रेडॉक्स मतलब क्या होता है? रेडॉक्स का मतलब होता है दो अभिक्रियाएं एक साथ होना, जैसे अपचयन और उपचयन। अब अपचयन क्या है, उपचयन क्या है? उपचयन का एक नाम ऑक्सीकरण भी होता है, तो आपको दोनों चीजें समझनी है। उपचयन के अंदर देखो 2-3 टाइप की डेफिनेशन चलती है, लेकिन अभी आपके बुक में ऑक्सीजन को लेकर इसकी डेफिनेशन है। ऑक्सीजन को लेकर डेफिनेशन होने का मतलब ये है कि अगर किसी के साथ भी ऑक्सीजन रिएक्ट करता है, ठीक है, जैसे ऑक्सीजन को अगर मैं कॉपर से रिएक्ट करवा कर CuO बनाता हूँ, या Mg से या C से किसी से भी रिएक्ट करवाता हूँ और ऑक्सीजन ऐड करता हूँ, तो ऑक्सीजन के ऐड होने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? ऑक्सीजन के बढ़ने की क्रिया को हम बोलते हैं ऑक्सीकरण यानी उपचयन अभिक्रिया। लेकिन इसी का उल्टा करवाएं, रिएक्शन को उल्टी कर दें या इसी का उल्टा कराएं, तो आप जहां पर ऑक्सीजन की कमी आती है उसे हम अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। लेकिन कुछ अभिक्रियाएं ऐसी होती है जहां पर दोनों ही काम एक साथ हो जाते हैं। दोनों ही काम एक साथ हो जाने का मतलब है कि एक और तो उपचयन हो जाता है और एक और अपचयन हो जाता है, तो दोनों एक साथ हो जाएंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे? उपचयन अपचयन अभिक्रिया या रेडॉक्स अभिक्रिया। जैसे CuO+H2 का करवा सकते हो आप, जिसके अंदर एक जगह से ऑक्सीजन हटकर दूसरी जगह चली जाएगी, जिस जगह से हटेगी उसका हो जाएगा अपचयन, जहां जाकर जुड़ेगी उसका हो जाएगा उपचयन। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखना है। आपको एक उदाहरण में ये भी देख सकते हो, जैसे बर्निंग में क्या लिया है अपन ने कि चाइना डिस्क लिए, इसमें कॉपर का पाउडर लिया है, और कॉपर पाउडर लेने के बाद इसे हम बर्न कर रहे हैं यानी गर्म कर रहे हैं। अब ये अभी कॉपर है, लेकिन गर्म करने के बाद यहाँ इन्वायरमेंट की जो एयर है वो इससे रिएक्ट कर लेगी और कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा अंदर, और ऑक्सीजन के ऐड होते हम उसे कौन सी अभिक्रिया बोल देंगे? उपचयन अभिक्रिया। फिर आगे देखते हैं, ये बहुत फेमस सिंपल है लेकिन एग्जाम में हर बार आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आपको अच्छे से जानना है। आपने देखा होगा ऐसी गाड़ियाँ और जंग लगने की चीज़ें देखी होगी। जंग लगना आप अपनी बोलचाल में कहते हैं, और विज्ञानी बोलचाल में इसी को हम संसरण कहते हैं। अब ये जंग लगता है, इसकी कंडीशन क्या होती है? तो आप ध्यान रखना, बहुत बार अपन सोचते हैं कि सर जंग जो है जल से लग जाता है, लेकिन ओनली ध्यान रखना कि केवल वाटर से जंग नहीं लगता है, वाटर के साथ एयर का मिक्स होना जरूरी, यानी नमी होनी चाहिए। अब नमी का मतलब ना एयर है ना वाटर है, नमी का मतलब होता है वाटर प्लस एयर। वाटर प्लस एयर यानी ऑक्सीजन को मान लो आप, या नमी वाली जगह मान लो, ठीक है। तो जब भी आप किसी की रिएक्शन, जैसे लोहे की रिएक्शन जो है Fe की रिएक्शन है, Fe+O2 करोगे, Fe+O2 एंड H2O करोगे, तो ये आपको वाटर भी लेना है, O2 भी एयर भी लेनी, दोनों लेनी है। जब आप लोहे की चीज़ को ऐसी जगह रख दोगे जहाँ नमी है, सीलन है, तो वहाँ पर Fe ऑक्सीजन से क्रिया करके फेरस ऑक्साइड बना देगा, और ऑक्साइड बनने के साथ साथ ऑक्साइड बना देगा, और किस रूप में बनाएगा? ऑक्साइड के ऊपर एक परत बन जाएगी Fe2O3 प्लस XH2O यानी यहाँ वाटर, सॉरी डॉट XH2O यानी यहाँ वाटर एड रहेगा, और यहाँ क्या हो जाएगा? एक परत बन जाएगी जिसे हम बोलते हैं जंग लगना। और एक बात ध्यान रखना, जब किसी धातु पे जंग लग जाता है तो वो जंग दूसरी बार जंग लगने को बचाता है,
तो ये आपको पता है जब अगली बार ऑक्सीजन क्रिया करना है कि पहले से ऊपर ऑक्सीजन की परत होगी तो क्रिया कहाँ से करेगी, तो ये आपको समझना है। और जंग लगने से बचाव के उपाय क्या हैं, ये अपने 3rd चैप्टर में है तो अपन वहाँ पढ़ेंगे। अभी सिर्फ डेफिनेशन पे ध्यान देना है कि लोहे की वस्तु जब अम्ल, क्षार या फिर किसी नमी वाली जगह पर रहती है तो नमी वाली जगह पर ऑक्सीजन और जल के मिक्सचर से क्रिया कर कर उसके ऊपर एक परत बन जाती है जिसे हम संसरण या जंग लगना कहते हैं। ये चीज धातु के खराब होने का प्रतीक है। फिर है विकृत गंधिता। विकृत मतलब होता है बिगड़ना और गंधिता मतलब होता है गंध। अब आपको पता है खाने पीने की जो चीजें होती है जो सबको पसंद है, खाने पीने की चीजें, और वो भी कौन सी, ऑयली चीजें, फैटी चीजें जिसके अंदर फैट है, दूध वगैरह से बनी हुई बेकरी के प्रोडक्ट हैं, उनको अगर अपन लंबे समय तक रख दें तो उसके अंदर ऑक्सीजन की क्रिया होने से उपचयन हो जाता है, यानी ऑक्सीजन की क्रिया होने से उनका टेस्ट बिगड़ जाता है, उनकी गंध बिगड़ जाती है, और टेस्ट और गंध बिगड़ने को ही हम विकृत गंधिता कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। और इसीलिए आपको पता है जब आप जो मार्केट में जाकर 5 रुपये 7 रुपये वाला वो जो चिप्स वाला पैकेट लाते हो जिसमें 2-4 चिप्स होती है और हवा पूरी भरी होती है, और अपने को लगता है यार हवा तो पूरी भरी लेकिन अंदर चिप्स इतनी सी देता है, तो हवा इसीलिए भरा के रखा अपने को बेवकूफ़ बनाने के लिए। ऐसा नहीं है, इसके अंदर जो गैस होती है वो नाइट्रोजन होती है, आपको ध्यान रखना है। क्योंकि नाइट्रोजन ऑक्सीजन की बजाय बहुत कम क्रियाशील होती है, किसी खाने पीने की चीज़ से क्रिया नहीं करेगी, इसलिए इसको खराब भी नहीं करेगी। और जब तक अंदर नाइट्रोजन रहेगी तब तक ऑक्सीजन अंदर एंटर नहीं होगी, यानी अंदर ऑक्सीजन की क्रिया नहीं हो पाएगी। इसलिए आपको हवा भरे हुए पाउच पे ही ध्यान देना है, बिना हवा वाले पाउचों को खाने से पहले ध्यान रखना है। और अब अपन देखते हैं लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इस चैप्टर में आपको पढ़ने के बाद आपको कुछ क्वेश्चन पे भी ध्यान देना है। जैसे आप देखो 2 MCQ क्वेश्चन आएंगे तो उस हिसाब से आपको MCQ क्वेश्चन तो पढ़ना ही है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आपके क्वेश्चन नंबर 20 इसको आप राइट लगा लेना। अंडरस्टैंडिंग बोला क्वेश्चन नंबर 19 पे आप देखो, 18 को देखो, सब अंडरस्टैंडिंग वाले क्वेश्चन है। भाई आप पेंट कर रहे हो और क्यों कर रहे हो, इसका मतलब संसारण पूछ रहा है लेकिन डायरेक्टली पूछ रहा है। ऐसे ही आपको खाने पीने की चीज़ों तक को लंबे समय तक क्यों नहीं नाइट्रोजन वगैरह क्यों भरी जा रही है, देखो आपको पूछ लिया ये, तो ये भी अंडरस्टैंडिंग वाला क्वेश्चन है। संसारण विकृत गंधिता डायरेक्टली भी पूछा जा सकता है, ये दोनों पॉइंट आपको ध्यान रखने ही है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है आपका, जो 3 नंबर वाले क्वेश्चन में आ सकता है, जो आपके 3rd टाइप का क्वेश्चन है, वो है वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया का विपरीत क्यों माना जाता है। तो ध्यान रखो ये क्वेश्चन नंबर 11 आपके इस चैप्टर का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगर केमिकल रिएक्शन बैलेंसिंग का आता है तो क्वेश्चन आपके आएगा क्वेश्चन नंबर 6, 7, 5 और क्वेश्चन नंबर 8। ये चारों जो क्वेश्चन हैं इनमें से किसी भी एग्जाम्पल को देकर आपको पूछा जा सकता है कि जो असंतुलित अभिक्रियाएं हैं इसको संतुलित कैसे किया जाता है। तो इसका एक छोटा सा वीडियो मैं आपको कल और शेयर करूंगा जिसके अंदर अभिक्रिया को बैलेंस करना सिखाया जाएगा, कुछ एग्जाम्पल लेकर मैं उसको बैलेंस करके भी आपको बताऊंगा, ठीक है। और इन क्वेश्चन पे आप